सोचिए एक ऐसी जगह जहां कानून नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जहां सूरज की रोशनी कभी जमीन तक नहीं पहुंचती थी और जो नक्शे पर होकर भी असल में किसी भी देश का हिस्सा नहीं थी। इसे कहते थे कोवलून वॉल्ड सिटी। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस शहर के उन काले और रहस्यमयी पन्नों को पलटेंगे जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर देश भी कंट्रोल नहीं कर पाए। हम सीधे उस खौफनाक दुनिया में चलेंगे जिसका वजूद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो जरा इस आंकड़े पे गौर करिए। 33,000, ये कोई आम शहर नहीं था। सिर्फ 6.5 एकड़ जमीन, मतलब मुश्किल से 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर की जगह, और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या थी पूरे 33,000। एक ऐसा इलाका जो बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी आर्किटेक्ट के बस बनता चला गया। एक घर के ऊपर दूसरा घर, फिर तीसरा। मतलब ये सोचना भी अजीब लगता है कि इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोग आ कैसे गए होंगे। अब इस भीड़ भाड़ का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, मुंबई का धारावी, जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है ना, वो भी इस कोवलून वॉल्ड सिटी के सामने आपको खाली खाली सा लगेगा। हमारे सोर्सेज साफ बताते हैं कि कोवलून की पॉपुलेशन डेंसिटी धारावी से 7 गुना ज्यादा थी। 7 गुना, मतलब अगर धारावी एक भरा हुआ डब्बा है तो कोवलून एक ऐसा मधुमक्खी का छत्ता था जहां लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटकर रहने को मजबूर थे। और वहां की रोजमर्रा की जिंदगी, यकीन मानिए, किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। इस शहर में 350 इमारतें इस तरह एक दूसरे से जुड़ी थीं कि आप बिना ग्राउंड फ्लोर पर उतरे ही पूरे शहर का चक्कर लगा सकते थे। और इसी वजह से इन इमारतों ने सूरज की रोशनी को अंदर आने से पूरी तरह रोक दिया था। जरा सोचिए, 33,000 लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरे शहर में सिर्फ एक पब्लिक नल था। गरीबी और लाचारी का आलम यह था कि दफनाने के पैसे नहीं होते थे, तो लोग मुर्दों को घरों के टॉयलेट्स में रखते थे, और कसाईयों का फेंका हुआ जानवरों का मांस गलियों में यूं ही सड़ता रहता था, जिसके बीच से होकर लोगों को रोज गुजरना पड़ता था। भाग 1, अ जियोपॉलिटिकल ब्लैक होल, द लूप होल दैट क्रिएटेड केओस। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के इतने बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे ब्रिटेन और चीन, जिन्होंने दुनिया के एक बड़े हिस्से पर राज किया, वो आखिर इस छोटी सी 6.5 एकड़ की जगह को संभालने में पूरी तरह से फेल कैसे हो गए। इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। 1842 में पहले ओपियम वॉर के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग पर कब्जा किया, लेकिन चीन ने कोवलून के आसपास दीवारें खड़ी कर दी। फिर 1898 में ब्रिटेन ने हांगकांग को 99 साल की लीज पर ले लिया। और फिर आता है 1947, जब चीन में सिविल वॉर चल रहा था। तब अपनी जान बचाकर भागने वाले हजारों रिफ्यूजीज ने इसी कोवलून में आकर पनाह ली, क्योंकि यहाँ कोई कानूनी रोक टोक नहीं थी। और यहीं से शुरू हुआ एक बहुत ही अजीब सा गवर्नेंस ग्लिच। देखिए, कानूनी तौर पर इस जगह का कंट्रोल चीन के पास था, लेकिन फिजिकली ये जगह ब्रिटेन के कंट्रोल वाले हांगकांग के बिल्कुल बीचों बीच थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? न तो वहां चीन अपना कानून चला सकता था और न ही ब्रिटेन। मतलब एक देश के पास अधिकार था पर पहुंच नहीं, और दूसरे के पास पहुंच थी पर अधिकार नहीं। इसी वजह से ये जगह क्रिमिनल्स और रिफ्यूजीज के लिए एक सेफ हेवन बन गई। भाग 2, रूल बाय ग्रोस्ट्स एंड गैंग्स इनसाइड द ट्रायड कल्ट। अब जाहिर सी बात है, जब कोई सरकार नहीं होती तो कोई और उस खाली जगह को भरता है। कोवलून में ये जगह ली खतरनाक क्राइम सिंडिकेट्स ने, जिन्हें द ट्रायड्स कहा जाता था। पैरासाइकोलॉजिस्ट मार्टिन एबॉन की रिसर्च से इस गैंग की जो खौफनाक सच्चाई सामने आती है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब ट्रायड्स किसी नए मेंबर को शामिल करते थे तो उसे 36 खूनी कस्में खानी पड़ती थी। रिक्रूट की गर्दन पर एक तेज तलवार रखी जाती थी, फिर जानवर और उस इंसान के शरीर से कुछ बूंद खून निकालकर पानी के घड़े में मिलाया जाता था, और उस खून को पीकर ये शपथ ली जाती थी कि अगर गैंग को कभी धोखा दिया तो बुरी आत्माएं और भूत प्रेत उन्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेंगे। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं था, ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन था। इसे आप कल्ट साइकोलॉजी या स्टॉकहोम सिंड्रोम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। कोवलून के लोग इन क्रिमिनल से इतना नहीं डरते थे जितना वो भूतों और बुरी आत्माओं के प्रकोप से डरते थे। होता क्या है ना, जब डर और दर्द से भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो इंसान का दिमाग अपने अत्याचारियों के साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन बना लेता है, और इसी अंधे विश्वास ने कोवलून के लोगों को पूरी तरह से जकड़ लिया था। ये अंधविश्वास उनके अंदर कितना गहरा बैठ गया था, इसका अंदाजा आप इस एक किस्से से लगाइए। हांगकांग के एक बेहद पढ़े लिखे फिलॉसफी प्रोफेसर का बेटा ट्रायड्स गैंग का हिस्सा बन गया था और दलाली का काम करने लगा था। अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं,
पुलिस के पास जाते हैं ना, लेकिन उस प्रोफेसर ने कहा कि वो पुलिस के पास नहीं बल्कि सीधा एक तांत्रिक या एग्जॉर्सिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें पक्का यकीन था कि उनके बेटे पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तो इसी खौफ और अंधविश्वास का फायदा उठाकर ट्रायड्स ने एक पूरी की पूरी इल्लीगल अंडरग्राउंड इकोनॉमी खड़ी कर दी थी। यहाँ बिना किसी रूल रेगुलेशन के मेडिकल क्लिनिक चल रहे थे, गैर कानूनी प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्रियां थीं, जुए के अड्डे थे, वेश्यालय थे। मतलब हर छोटे बड़े बिजनेस को इन गैंग्स को एक प्रोटेक्शन टैक्स देना ही पड़ता था। हालत ये थी कि बिना इन गैंग्स की परमिशन के कोई अपना खुद का घर तक नहीं बेच सकता था। भाग 3 द सीक्रेट इंटेलिजेंस अलायंस ऑपरेशन येलोबर्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खुलेआम चल रही थी, फिर भी किसी ग्लोबल सुपर पावर ने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? खैर, इसका जवाब हमें मिलता है साल 1989 में, जो इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चीन में तियानमेन स्क्वायर की घटना के बाद वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क की सख्त जरूरत थी जो बिल्कुल अनट्रेसेबल हो। उन्हें चीन से लोकतंत्र का सपोर्ट करने वालों को सेफली बाहर निकालना था, और इसके लिए उन्हें कोवलून से बेहतर जगह और ट्रायड से बेहतर पार्टनर कहीं मिल ही नहीं सकता था। और ये गुप्त समझौता, जिसे ऑपरेशन येलोबर्ड कहा गया, कुछ इस तरह काम करता था। अमेरिका की CIA और ब्रिटेन की MI6 को स्मगलिंग रूट्स और स्पीड बोट्स चाहिए थे, जो इन ट्रायड्स के पास पहले से मौजूद थे। इसके बदले में इन क्रिमिनल गैंग्स को क्या मिला? उन्हें CIA से बेतहाशा फंडिंग मिली, नकली पासपोर्ट मिले और लीगल इम्यूनिटी मिली। और इसी सीक्रेट डील का नतीजा था कि 400 से ज्यादा लोगों को चीन से बाहर निकाला जा सका। तो अब आप इस कूटनीति यानी डिप्लोमेसी की असल कीमत समझिए। कोल्ड वॉर के दौरान अपने स्ट्रेटेजिक फायदों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज ने एक लॉलेस और क्रिमिनल सिस्टम को सीक्रेट तरीके से फंड किया। उन्होंने कोवलून की इस भयानक कंडीशन को बस एक यूजफुल केओस, या कहें कि अपने काम की अराजकता मान लिया और इंसानियत की पूरी तरह से अनदेखी कर दी। भाग 4 इरेज्ड फ्रॉम हिस्ट्री, डेमोलिशन एंड डिनायल। खैर, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ और उस 99 साल की लीज के खत्म होने का वक्त पास आने लगा, तब जाके ये जगह उनके लिए एक बड़ा डिप्लोमैटिक सिरदर्द बन गई। तो 90 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इस पूरी समस्या को चुपचाप दबाने के लिए 2.76 बिलियन हांगकांग डॉलर का एक मैसिव कंपनसेशन पैकेज तैयार किया। उन्होंने हर घर को पैसे दिए ताकि वो 33,000 लोग बिना किसी हंगामे के शांति से उस जगह को खाली करके चले जाएं। और फिर 1993 में ब्रिटेन और चीन ने मिलकर इस पूरे के पूरे शहर को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन ध्यान दीजिए, बात सिर्फ इमारतों को गिराने की नहीं थी। जानबूझकर इतिहास को मिटाया गया, जर्नलिस्ट्स को धमकाया गया, उनके कैमरे तोड़ दिए गए। ब्रिटिश आर्काइव्स से लेकर चीनी म्यूजियम्स तक हर जगह से इस शहर के वजूद के सारे सबूत साफ कर दिए गए। क्योंकि सीधी सी बात है, कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि उनके मानवाधिकार उल्लंघनों का ये डार्क चैप्टर कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। तो अब अंत में ये स्लाइड हमें एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। अगर अपनी इंटरनेशनल इमेज बचाने के लिए 33,000 लोगों के एक पूरे शहर को ऑफिशियल रिकॉर्ड से इस कदर गायब किया जा सकता है, तो इन जियोपॉलिटिक्स के विजेताओं ने इतिहास से और क्या-क्या मिटा दिया होगा। कोवलून सिर्फ एक शहर नहीं था, वो एक आईना था जो एक कड़वा सच दिखाता था, और शायद इसीलिए उस आईने को हमेशा के लिए तोड़ दिया गया।